Hello students, this is the second part of the chapter India after independence. First topic preparing a constitution. इस टॉपिक में हम स्टूडेंट ये पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसे बना, साथ ही साथ कब इफेक्ट में आया और इस कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे जो कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 मतलब इस टाइम से लेकर इस टाइम के बीच में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया बनाया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मतलब समझ लीजिए स्टूडेंट वो लोग जो इसमें आए हैं, इसमें मेंबर्स होंगे, उन्होंने मिलके हमारे देश के संविधान को ड्रॉ किया, बना लिया। नंबर्स ऑफ मीटिंग वॉज हेल्ड एट द न्यू दिल्ली, बहुत सारी मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई, विच वर अटेंडेड बाई अराउंड 300 इंडियंस, जिसमें कि कम से कम 300 लोगों ने तो पार्टिसिपेट किया ही। हु केम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब अलग अलग इंडिया के पार्ट से वो लोग आए थे और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के थे। डिस्कशन हुआ, वहाँ पे बहस हुई, डिस्कशन हुए सब, और साथ ही साथ फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर लिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इफेक्ट में कब आया? 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में आया। इसीलिए हर साल हम देखिए 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जो थे हमारे वो उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब जिसने मिलके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, डिज़ाइन किया था, उसके चेयरमैन जो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इनके सुपरविजन में, इनकी गाइडेंस में कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कब किया गया? कंप्लीट हुआ 26 नवंबर 1949 को, और हमने इसको अडॉप्ट किया गया, अपनाया कब? 26 जनवरी 1950 को। इंडिया को डिक्लेयर किया गया, घोषणा की गई कि इंडिया क्या है? सबॉर्गिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सबॉर्गन का मतलब होता है कि हम अपने देश के रूल्स एंड रेगुलेशन खुद बनाएंगे और कोई दूसरी कंट्री हमारे बनाए हुए नियमों में इंटरफेरेंस नहीं करेगी। डेमोक्रेटिक है मतलब हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट बनेगी वो लोगों के द्वारा बनेगी। और रिपब्लिक का मतलब होता है जो हमारे देश का रूलर होगा वो पोजीशन फिक्स्ड नहीं होगी, वो बदलती रहेगी, वो हेरिडिटरी पोजीशन नहीं है। इन 1976 दिस वाज अमेंडेड टू सबऑर्गन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक, और 1976 में इस चीज़ को चेंज किया गया और उसमें दो चीज़ें और जोड़ दी गई। सबऑर्गन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये तो था ही, और उसमें जोड़ दिया गया सोशलिस्ट, मतलब अब हमारी कंट्री क्या है? सोशलिस्ट, सामाजिक भी है क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग डाइवर्स ग्रुप हैं। और सेकुलर का मतलब हो गया कि हमारे पास पूरा राइट है कि हम किसी भी धर्म को, रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका मतलब ये है कि हर इंसान को, सिटीजन को, नागरिक को वोट देने का राइट है। चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो, चाहे उसका कोई भी, उसकी जाति हो, उसका कोई भी धर्म हो, कोई भी जेंडर हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, एजुकेशन हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, मतलब हर किसी को वोट देने का अधिकार है। इम्पॉर्टेंट फीचर वॉज डैट इट गारंटी इक्वालिटी बिफोर द लॉ। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून की नज़र में हर भारतीय जो है वो बराबर है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। आर्टिकल 25 से लेकर 28, आर्टिकल 25 टू 28 जो हमारे संविधान का है, ये गारंटी देता है। किस चीज़ की गारंटी देता है? कि हमें चॉइस है, हमें ये इतनी आज़ादी है कि हम किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंडिया का कोई भी देखिए स्टूडेंट, कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम पंजाब में हैं तो वी आर अ पंजाबी रिलीजन है हमारा, हम गुजरात में हैं तो गुजराती रिलीजन है हमारा, या किसी भी तरीके का हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म, कोई एक स्टेट रिलीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे इसको, हमें, हमारी कंट्री क्या है? सेकुलर है, और सेकुलरिज्म का मतलब ही यही होता है कि हमारे पास राइट है कि हम किसी भी रिलीजन को, धर्म को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं तो हम किसी और धर्म को फॉलो नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप अगर मान लीजिए मुस्लिम फैमिली में हैं या हिंदू फैमिली में हुए हैं, तो ये ऐसा आपके पर कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दे रखा है कि हम किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, सिग्निफिकेंट फीचर है, वॉज द ग्रांटिंग ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर द पुअर। गरीब लोगों को अलग से कुछ, अलग से प्रिविलेजेस, अलग से एडवांटेज, अलग से सुविधाएं देना। तो एक प्रैक्टिस हमारे यहाँ, बहुत ही खराब प्रैक्टिस एक चली आ रही थी, सालों से प्रथा कह सकते हैं चल रही है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, कि किसको छूना है और इसको छूने से ये हो जाएगा, या शुद्ध अशुद्ध, ये सब तरह की चीज़ें चलती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ अमेंडमेंट हुए, मतलब कुछ चेंजेस हुए, अमेंड का मतलब चेंज हुआ, और ऐसे चीज़ें उठाई गई, ऐसे स्टेप, ऐसे कदम उठाए गए,
हेल्प देम टू अपलिफ्ट देयर सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, ताकि जो हमारा जो सोसाइटी का वो वर्ग जिसे जिसे अनटचेबल माना जाता है, तो वो अपने आप को समाज में सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे अपने आप को अपलिफ्ट कर सके, उठा सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इस तरह की सिचुएशन को बनाया, ऐसी चीज़ें करी। और आज की तारीख में अनटचेबिलिटी क्या है, एक आपका कह सकते हैं एक अपराध है। हम अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल, बहुत ही उलझा हुआ सब्जेक्ट था, वो थी भाषा, लैंग्वेज। क्योंकि हम जानते हैं हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस चलती हैं। बहुत सारे डिबेट, बहस, डिस्कशन हुई कि हमारे देश की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, क्योंकि भाई हमारे यहाँ देखिए स्टूडेंट, हिंदी भी है और पंजाबी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, मतलब लॉट ऑफ लैंग्वेजेस वी आर स्पीकिंग हमारी कंट्री में चलती है। तो अब डिस्कशन किस बात पे था कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी देश की। तो बहुत सारे मेंबर्स का ये कहना था कि हिंदी को हमारी नेशनल लैंग्वेज, टू बिकम द नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए। लेकिन ये उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया जिन जो लोग हिंदी नहीं बोल पाते थे। तो एक कॉम्प्रोमाइज़, एक समझौता हुआ। समझौता क्या हुआ? एट विद हिंदी बीइंग डिक्लेयर्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज, कि हिंदी को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया जाए। मतलब हम ये नहीं कह सकते ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है, नहीं स्टूडेंट, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंग्लिश वॉज स्टिल टू बी यूज इन द कोर्ट, और साथ ही साथ इंग्लिश को अलग अलग जगहों पे जहाँ पे काम होता है, जैसे हमारे न्यायालय हो गए, कोर्ट्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसेस हो गए, या जिन जिन ऑफिसेस में काम होता है वहाँ पर हिंदी के साथ इंग्लिश को रख दिया गया कि ये हमारी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये याद रखिएगा, हिंदी इज़ अवर ऑफिशियल लैंग्वेज। अब इस टॉपिक में स्टूडेंट हम ये पढ़ेंगे कि इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद कैसे डेवलपमेंट हुआ, मतलब ऐसे कौन सी योजनाएं, प्लान्स बनाए गए ताकि इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद और ज़्यादा डेवलप्ड हो सके। सबसे पहले प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया। गवर्नमेंट ने 1950 को प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया, और इसका काम ये था कि ये हमारे देश के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक डेवलपमेंट करने के लिए पॉलिसीज़ को बनाएगी। और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन थे। हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी है स्टूडेंट। मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल का मतलब है, हमने इसको इसलिए अडॉप्ट किया था, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट और साथ ही साथ प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर मिल के काम करेंगे हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए, ताकि हमारे देश में प्रोडक्शन भी हो सके। और अलग अलग जॉब में काम, अलग अलग जॉब्स बढ़ाने का काम, प्रोडक्शन बढ़ाने का काम तो सिर्फ सरकार का नहीं होगा, सरकार के साथ प्राइवेट सेक्टर भी बराबरी से काम करेगा। 5-year plans were formulated by the Planning Commission to ensure the growth and progress across the different sector। तो प्लानिंग कमीशन का काम ये होता है कि ये 5 साल के प्लान्स बनाती है, जिसे हम हिंदी में पंचवर्षीय योजना कहते हैं। तो प्लानिंग कमीशन ये 5 साल के प्लान्स बनाती है, अलग अलग सेक्टर्स के लिए बनाती है कि कैसे देश के अंदर प्रोग्रेस और कैसे ग्रोथ आएगी। और इन प्लान्स का जोर किस चीज़ पे होता है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ कैसे सेटअप करनी है, बड़े बड़े डैम्स कैसे बनाने हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। स्टूडेंट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में एंड हुआ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा तबाही हुई, बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हुई। तो 1945 में यूएनओ बनाया गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का ये उद्देश्य था ताकि अलग अलग देशों के बीच में समझौते करा सके, कॉपरेशन, मतलब आपस में समझौते हो सके, एक दूसरे की हम सहायता कर सकें, एक दूसरे को समझ सकें, अलग अलग नेशंस, कंट्रीज़ के बीच में पीस, शांति बनी रह सके, ताकि आगे कभी भी फ्यूचर में इस तरीके के वॉर्स और इस तरीके के युद्ध ना हो। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ स्टूडेंट्स, तो दो बहुत बड़ी बड़ी पावर सामने आई। पहले तो आपका अमेरिका था और दूसरा आपका यूएसएसआर था, जो कि रशिया है। इन दोनों के बीच की जो दुश्मनी थी, जो इन दोनों की कंट्रीज के बीच में जो दुश्मनी थी, इससे क्या हुआ, दो ग्रुप्स बन गए। पहला ग्रुप था यूएसए, वेस्टर्न ब्लॉक। दूसरा ग्रुप क्या था, यूएसआर, रशिया, ईस्टर्न ब्लॉक। इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चलता रहता था। कोल्ड वॉर का मतलब हो गया ठंडा युद्ध, मतलब कि सीधे सीधे लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन दुश्मनी अंदर ही अंदर पल रही है। तो ये 1947 से 1991 के दौरान ये वो पीरियड था जब इनके बीच में कोल्ड वॉर चलता रहा। ये वो पीरियड था जब दोनों देश आपस में एक दूसरे को शक की निगाह से देखते थे, और दोनों के बीच में किसी भी तरीके का ट्रस्ट नहीं था, भरोसा नहीं था। हालांकि दोनों के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन हवा में एक टेंशन का माहौल बना रहता था कि पता नहीं कब कौन सा ग्रुप एक दूसरे के ऊपर अटैक कर दे या युद्ध छेड़ दे।
Each bloc signed treaty among themselves to come to each other aid in case of any attack from the opposing bloc. तो दोनों पार्टीज जो यूएसए था यूएसएसआर था, इन दोनों ने आपस में समझौता किया, ट्रीटी की। ट्रीटी मतलब एक तरीके का पेपर वर्क किया कि अगर इन केस अगर कोई भी कंट्री उनके ऊपर अटैक करती है तो वो दोनों क्या करेंगे, treaty among themselves to come to each other aid in case of attack from the opposing bloc। मतलब अगर मान लो एक यूएसए रशिया पे अटैक करना चाहता है या रशिया यूएसए के ऊपर अटैक करना चाहता है तो वो नहीं करेंगे, और इस चीज़ के लिए उन्होंने ट्रीटी समझौता साइन किया। Every minor situation threatened to blow up into the major conflict, and the Cold War made it seem that the world was on the brink of another war। तो इन दोनों की ये लड़ाई जो चल रही थी अंदर ही अंदर, कोल्ड वॉर, तो इससे एक माहौल बन गया था कि कभी भी युद्ध हो सकता है, दूसरा युद्ध तो हो ही सकता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा तबाही होगी। इसका नतीजा इंडिया पे भी पड़ा, इंडिया के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने फर्स्ट फॉरेन जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे और फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर भी थे, वो ना ही अमेरिका के साथ जुड़ना चाहते थे और ना ही रशिया के साथ जुड़ना चाहते थे। ही इन्वॉल्व, उन्होंने क्या किया, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। फिर उन्होंने एक चीज इंडियन फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए उन्होंने क्या बनाया, नॉन अलाइनमेंट। इस नॉन अलाइनमेंट के साथ ये जुड़े। अब ये नॉन अलाइनमेंट क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म है नैम, इसका फुल फॉर्म है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो नैम जो है इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। एंड अदर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री, मतलब हमारा देश उस समय आज़ाद हुआ था और साथ ही साथ और जो दूसरे देश उसी के आसपास आज़ाद हुए थे, उनके साथ मिलकर इंडिया ने इस मूवमेंट को लॉन्च किया। अब इसमें इनके साथ कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी के साथ कौन कौन था, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जिनका नाम था सुकर्नो, गैमल अब्दुल नसीर, इजिप्ट प्रेसिडेंट क्वामे नक्रुम, घना प्रेसिडेंट, एंड जोसेफ ब्रोस टीटो, युगोस्लाविया प्रेसिडेंट। तो इंडिया के साथ साथ इंडोनेशिया, इजिप्ट और हमारा युगोस्लाविया हो गया, ये सब चीज़ें, ये सब कंट्रीज जो थी साथ में हमारे जुड़ गई। तो ये एक तरीके से नैम की फाउंडेशन जो थी, इसकी नींव जो थी, इन लोगों ने मिलके डाल दी। इंडिया के साथ साथ 29 ऐसी डिफरेंट डिफरेंट आज़ाद हुई कंट्रीज थीं, एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज थीं, जो कि 1955 में बैंडुंग नाम की जगह पर, जो कि इंडोनेशिया में है, वहाँ मिले और इन्होंने डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया, हाउ एफ्रो एशियन कंट्रीज कुड कंटिन्यू टू अपोज कॉलोनिज्म एंड वेस्टर्न डोमिनेशन। तो 1955 में बैंडुंग नाम की जगह पर इंडोनेशिया में इंडिया के साथ अलग अलग 29 आज़ाद हुई कंट्रीज़ जो थी, जो कि अफ्रीकन कंट्रीज़ थी और कुछ एशियन कंट्रीज़ थी, यहाँ पर आकर मिली और इन्होंने डिस्कस किया कि कैसे एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ कॉलोनिज्म से अपने आप को बचाएंगी और कैसे अपने आप को उन कंट्रीज से बचाएंगी ताकि कोई और वेस्टर्न कंट्री कभी उनके ऊपर डोमिनेट ना कर सके। जैसे कि इंडिया का एग्जांपल, इंडिया हमारे जो था वो वेस्टर्न जो हमारे जो ब्रिटिशर्स थे, हमारे देश में आए, हमारे पर क्या करने लगे, हमें गुलाम बना लिया, हमारे पर रूल करने लगे। तो फ्यूचर में कभी भी कोई भी कंट्री इस तरीके से डोमिनेट ना हो, उसके ऊपर कब्जा ना किया जाए, तो ये चीज़ों का यहाँ डिस्कशन हुआ। नैम की पहली कॉन्फ्रेंस जो थी वो युगोस्लाविया में हुई, बेलग्रेड में, और 1961 में हुई। उस समय वहाँ पे 121 मेंबर्स थे। नैम जो थी पंचशील प्रिंसिपल पे बनी हुई थी। पंचशील प्रिंसिपल इसे इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें टोटल 5 प्रिंसिपल्स थे और इन 5 प्रिंसिपल का मतलब ये था कि कैसे हमें अपने दूसरे देश के साथ या पड़ोसी देश के साथ पीसफुल तरीके से, शांतफुल तरीके से हमें रहना है। 5 principle of peaceful coexistence were formulated as a guiding principle of India foreign policy। तो ये 5 जो प्रिंसिपल थे, पंचशील योजना थी, वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी और एक तरीके की ये गाइडिंग प्रिंसिपल थी, मतलब निर्देश देने वाले प्रिंसिपल थे कि इंडिया कैसे अब आगे बढ़ेगा। इसको पहली बार बनाने वाले कौन थे, पंडित नेहरू जी ने इस प्रिंसिपल को बताया और किसके साथ एग्रीमेंट उस समय हुआ था, चाइना के साथ हुआ था। और ये 5 प्रिंसिपल क्या थे, सबसे पहले तो हमें एक दूसरे की टेरिटरी, जो हमारी जो सीमा रेखा है, उसकी इंटीग्रिटी, उसकी अखंडता, ठीक है, इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता, उसकी यूनिटी, अखंडता की रिस्पेक्ट करनी होगी, इज्जत करनी होगी। दूसरे देश की सबऑर्गेनिटी की भी हमको रिस्पेक्ट करनी होगी। सबऑर्गेनिटी का मतलब होता है स्टूडेंट, जब हम
अपने देश में कोई नियम बनाते हैं, अपने देश के लिए लॉज़ बनाते हैं, कोई दूसरी कंट्री हमारे देश के कामों में इंटरफेरेंस नहीं करेगी। तो हमें इस बात की इज़्ज़त करनी होगी, सबऑर्डिनेटी दूसरे देश की हमें बना के रखनी होगी, कि रिस्पेक्ट करनी होगी। नॉन एग्रेशन, हम एक दूसरे पे गुस्सा नहीं दिखाएंगे। हम अपने एक दूसरे की कंट्री के जो डोमेस्टिक घरेलू काम है उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, दखल अंदाजी नहीं देंगे। और इक्वालिटी, बराबरी, कॉरपोरेशन, एक दूसरे से कॉरपोरेट करके सहयोग करके काम करेंगे ताकि सबका फ़ायदा हो। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांत तरीके से रहेंगे। नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का मतलब ये नहीं था स्टूडेंट कि हमको बिल्कुल आइसोलेट होके अलग थलग रहना है। इट डज़ नॉट मीन दैट दिस कंट्री रिमेन अलूफ। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कंट्रीज़ बिल्कुल अलग, अलूफ मतलब अलग रहेंगी, न्यूट्रल रहेंगी, अलग रहेंगी और उनको वर्ल्ड के किसी भी कामकाज से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि कंट्रीज़ को आज़ादी है कि वो अपनी मिलिट्री और अपने पॉलिटिकल ग्रुप के लिए अपने अनुसार काम कर सकती हैं। बट लेकिन उन्हें एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह देश में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में शांति बनाए रखनी है, अंडरस्टैंडिंग बनाए रखनी है और सहयोग करना है अलग अलग देशों के साथ। तो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का मतलब ये था कि आपको अलग थलग नहीं रहना है, आपको सिर्फ अपने देश को नहीं देखना है, बल्कि आपको दूसरे देशों में भी शांति बनाए रखनी होगी, दूसरे देश के साथ आपको शांति बनाए रखनी होगी, कॉपरेशन बनाए रखना होगा, म्यूचुअल बेनिफिट, सबका फ़ायदा हो सके, ऐसी चीज़ें करनी होंगी। That's for today. Thank you.